हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो इस वीडियो में हमने बीए 6 सेमेस्टर का इंग्लिश कंपलसरी की जो आपकी इनसाइट्स बुक है इसका टेक्स्ट नंबर 6 डिस्कस करना है, दैट इज़ द स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो चैप्टर का नाम है द स्पोर्टिंग स्पिरिट एज पर द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसकी हम समरी करेंगे। इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। तो इसको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ समरी देखेंगे। देखो इस चैप्टर में है क्या, इसमें जॉर्ज ऑरवेल ये बताते हैं कि जो एक मिथ है ना स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में अब क्या मिथ है कि स्पोर्ट्स जो हैं वो दो कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। इन द स्पोर्टिंग स्पिरिट जॉर्ज ऑरवेल ट्राइज टू शटर द मिथ दैट स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को जो स्पोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, इस मिथ को वो डिनाई करते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इसका उल्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि स्पोर्ट्स दो कंट्रीज़ के बीच में अगर मैच हो रहा है तो ये उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन का नहीं बल्कि हॉस्टिलिटी का एक दिखाता है। इससे हॉस्टाइल हो जाती हैं कंट्रीज़, कई बार फ्रेंडली रिलेशंस इससे कम इस्टेब्लिश होते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज ऑरवेल, जो इस एसे के राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग हम ये इसको पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ द अदर वे अराउंड बिकॉज पीपल बिगिन टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर ओन नेशनल टीम्स एंड वांट देम टू विन। अब उनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज ऑरवेल के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है, उनका ये मानना है कि लोग क्या करते हैं कि जो अपनी नेशनल टीम होती है ना उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी टीम ही जीते। तो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है तो हम यही चाहेंगे कि इंडिया विन करे, पाकिस्तान वाले सोचेंगे कि पाकिस्तान विन करें। तो इससे क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन गुड नहीं होता बल्कि इसके हॉस्टाइल हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, हॉस्टिलिटी इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इफ़ दे सीम टू लॉस द स्पेक्टेटर्स बिकम हॉस्टाइल टू द विजिटिंग टीम। अगर उनकी टीम हारती है, अगर किसी देश की टीम हार रही है तो वहाँ के वो जो दर्शक जो देखने जाते हैं मैच को वो भी दूसरी टीम के प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल है। ठीक है, दिस लीड्स टू एनिमोसिटी, हेट्रेड, जेलसी एंड जिंगोइज्म। तो एनिमोसिटी, एनिमी, हेट्रेड, जेलसी, ये सब भावनाएं लोगों के बीच में बढ़ जाती हैं, दो कंट्रीज़ के बीच की हम बात कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग गुड रिलेशंस स्पोर्ट्स मैनी टाइम लीड टू इल विल बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो गुड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के बजाय स्पोर्ट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, इल विल इस्टेब्लिश करते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो मेन थीम है, मेन सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि स्पोर्ट्स गुड रिलेशन ना इस्टेब्लिश करके हॉस्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, क्योंकि बिकॉज अब इसका कारण उन्होंने क्या बताया, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक देखने जाते हैं, वो अपनी जो नेशनल टीम होती है ना उसके साथ अपने आप को भी आइडेंटिफाई करते हैं और वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी टीम विन करे। इसीलिए ऐसा होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में हॉस्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ वी विल डू द समरी ऑफ द चैप्टर। सो ऑरवेल अपना ये ऐसे स्टार्ट करते हैं बाय रेफरिंग टू द विजिट ऑफ द डायनामो फुटबॉल टीम फ्रॉम रशिया। तो इंग्लैंड की इसमें बात हो रही है, इंग्लैंड में जब मैच था रशिया और इंग्लैंड का। ठीक है, तो रशिया और इंग्लैंड के बीच में जब मैच था, इंग्लैंड में था और रशिया की टीम ने विजिट किया था। डायनामो फुटबॉल टीम है जो कि रशिया से आई थी इंग्लैंड में, इसके बारे में उन्होंने रेफ़र किया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो विजिट थी रशिया की टीम की, डायनामो फुटबॉल टीम की इंग्लैंड में, ये काफ़ी एक इफेक्ट डाल के गई है, बिकॉज ये प्रूव करती है विजिट दैट स्पोर्ट्स इज़ एन अनफेलिंग कॉज ऑफ इल विल। स्पोर्ट एक ऐसा कॉज है जो अनफेलिंग, जो कभी मतलब ख़राब नहीं हो सकता, ख़राब नहीं हो सकता इस केस में कि ये रिलेशंस को ख़राब करता है। सोवियत यूनियन और इंग्लैंड के जो रिलेशंस हैं उसको वर्स करने में ये फेल नहीं हो सकता। ठीक है, so visit proved that sport is an unfailing cause of ill will and that if such visits had any effect at all on the relations between the Soviet Union and England, it was only to make them worse than ever before। तो अगर इस विजिट का कुछ इफेक्ट रहा था तो वो यही था कि सोवियत यूनियन मतलब रशिया और इंग्लैंड के रिलेशंस को इसने और भी ज़्यादा ख़राब किया था, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। Even the newspapers have reported that the 2 of the 4 matches played in England led to a lot of bad feeling। न्यूज़पेपर्स में भी ये बात रिपोर्ट की गई थी कि जितने भी मैच खेले गए हैं, 4 मैचेस खेले गए थे इंग्लैंड और रशिया के बीच में फुटबॉल के, तो इससे काफ़ी बैड फीलिंग क्रिएट हुई थी उस टाइम पे। एट द आर्सेनल मैच अ ब्रिटिश एंड रशियन प्लेयर केम टू ब्लोज एंड द क्राउड जीयर्ड एट द रेफरी। आर्सेनल का मतलब ना यहाँ पे फुटबॉल की ही एक एसोसिएशन है, टीम है, ठीक है।
तो आर्सेनल मैच में क्या हुआ था कि ब्रिटिश और रशिया के जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रेफरी के ऊपर ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। इन द ग्लासगो मैच इट वॉज अ नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ग्लासगो ये भी एक जगह का नाम है, स्कॉटलैंड में ये जगह है। तो यहाँ पे भी जब मैच हुआ था रशिया और ब्रिटेन के बीच में तो काफ़ी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन थी स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा कहना कि स्पोर्ट्स गुड रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं ऐसा यहाँ पे नहीं दिखा था, बल्कि इस मैच ने, ये जो 4 मैच हुए थे इंग्लैंड और रशिया के बीच में, इन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि स्पोर्ट्स हमेशा बैड रिलेशंस ही इस्टेब्लिश करते हैं या सिचुएशंस को वर्स कर देते हैं। जो भी रिलेशंस होते हैं उनको और वर्स कर देते हैं, पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये हॉस्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं स्पोर्ट्स, ऐसा ऑरवेल ने कहा है। और ये जो डायनामो फुटबॉल टीम जो रशिया की है, जब इन्होंने इंग्लैंड विजिट किया तो ये बात इससे प्रूव भी हो गई। क्लियर? देन देयर वाज अनदर कंट्रोवर्सी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्सेनल टीम। अब ये जो आर्सेनल टीम है ये इंग्लैंड की टीम है, फुटबॉल की टीम है, और इसके कॉम्पोजिशन के ऊपर भी फिर ब्रिटिश की जो ये कॉम्पोजिशन है इसकी आर्सेनल टीम की, इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर फिर रशिया ने सवाल उठाए थे। रशिया की जो डायनामो टीम आई थी उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीम है ये एक ऑल इंग्लैंड टीम है। लेकिन ब्रिटिश का क्या कहना था? ब्रिटिश ने क्लेम किया था कि ओनली अ लीग टीम, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग्स होते हैं तो इस तरह की जो टीम्स होती हैं, ब्रिटिश ने कहा था कि ये सिर्फ एक लीग टीम है, आर्सेनल टीम हमारी एक लीग टीम है, जबकि रशिया क्लेम कर रहा था कि ये ऑल इंग्लैंड टीम है। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस थे कि अगर ये ऑल इंग्लैंड टीम भी है तो क्या रशिया को डर लग रहा है, जो डायनामोज हैं इनको डर लग रहा है ऑल इंग्लैंड टीम फेस करने में। और भी फिर बहुत सारे आंसर्स, डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के। और जो न्यू क्रॉनिकल वहाँ का न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, ठीक है, ब्रिटेन का ये न्यूज़पेपर है न्यूज़ क्रॉनिकल, यहाँ का जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, संवाददाता जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी, वैसे वो रशिया को फेवर करते होते थे लेकिन उन्होंने भी एक एंटी रशियन स्टैंड ले लिया इस टाइम पे और मेंटेन्ड दैट द आर्सेनल टीम वाज नॉट एन ऑल इंग्लैंड टीम। तो उन्होंने भी, वैसे बेशक वो रशिया को फेवर करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उन्होंने एक एंटी रशियन स्टैंड लेते हुए, बिकॉज अपनी कंट्री को ही वो फेवर करेंगे इस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि आर्सेनल टीम एक ऑल इंग्लैंड टीम नहीं है। इन एनी केस द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द डायनामोज विजिट हैड बीन टू क्रिएट फ्रेश एनिमोसिटी बिटवीन बोथ द साइड्स। तो हर केस में क्या हुआ कि ये जो विजिट थी डायनामो टीम की, डायनामो मीन्स रशिया की जो टीम ही फुटबॉल टीम इंग्लैंड आई थी मैच खेलने के लिए, इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस थे वो ख़राब ही हुए थे, जबकि अदरवाइज ऐसा नहीं था। रशिया और इंग्लैंड के बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं थी जब तक कि डायनामो की जो टीम है, रशिया की टीम ने इंग्लैंड में विजिट नहीं किया था। तो जब मैच हुआ तो दोनों के बीच में एनिमोसिटी और हेट्रेड क्रिएट होगी। द राइटर इज अमेज्ड, ऑलवेज अमेज्ड व्हेन समवन टेल्स हिम दैट स्पोर्ट्स क्रिएट गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्री। तो ये जो राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, ये हमेशा हैरान होते हैं इस बात से कि स्पोर्ट्स 2 कंट्रीज़ के बीच में गुड रिलेशंस को क्रिएट करते हैं। उनका ये मानना है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ़ पीपल फ्रॉम 2 कंट्रीज़ कुड मीट ऑन द प्ले ग्राउंड देयर वुड बी नो नीड टू मीट ऑन द बैटल फील्ड। जॉर्ज ऑरवेल का ये मानना है कि अगर 2 कंट्रीज़ के लोग प्ले ग्राउंड में मिल रहे हैं, प्ले ग्राउंड कोई भी हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट मैच का है, फुटबॉल का है या किसी भी गेम का है, अगर प्ले ग्राउंड में मिल रहे हैं तो उनको बैटल फील्ड मतलब लड़ाई वाली जो वॉर की फील्ड्स होती हैं, लड़ाई वाली में मिलने की ज़रूरत नहीं है, प्ले ग्राउंड में भी लड़ाई ही होती है। बट नथिंग कुड बी फादर फ्रॉम द ट्रूथ एंड देयर इज़ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ 1936 ओलंपिक गेम्स। इसका वो एक एग्जाम्पल देते हैं, 1936 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें भी हेट्रेड क्रिएट हुआ था। द रियल रीज़न अंडरलाइंग दिस सिचुएशन इज़ दैट स्पोर्ट्स हैव बिकम क्वाइट कॉम्पिटिटिव नाउअडेज। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। द एम टुडे इज़ टू विन एंड द गेम डज नॉट मीन एनीथिंग इफ़ नॉट विनिंग। अब यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स में जो मेन एम है वो कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है कि जीतना है, ये एक मेन एम रह गया है। और अगर कोई गेम ना जीती जाए, लॉस हो जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इफ़ इट इज़ नॉट विनिंग देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट गेम, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल टू प्ले एनी गेम फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, बट द मोमेंट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल प्रेस्टीज एंटर्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स आर अराउज्ड। अब देखो राइटर कह रहा है कि ये बात भी सच है कि गेम्स जो हैं वो फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए खेली जाती हैं, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन नेशनल प्रेस्टीज का आ जाता है
वहाँ पे फिर मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स भी जाग जाती हैं। मतलब अगर हम उसको अपनी नेशनल आइडेंटिटी से अपने नेशन के साथ में रिलेट कर देते हैं तो वो फिर नेशनल प्रेस्टीज का एक पार्ट बन जाता है और फिर जीतना ही मेन एम रह जाता है। तो इसमें एन्जॉयमेंट वाली कोई बात नहीं रहती। क्लियर? सो इंटरनेशनल लेवल पे हम ये भी कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो हैं ये एक तरह का मिमिक वॉर ही है दो कंट्रीज़ के बीच में। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ द प्लेयर्स बट दैट ऑफ द स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर मैच हो रहा है तो उसमें जो प्लेयर्स हैं उनका इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना कि स्पेक्टेटर्स, उनको देखने वालों का होता है। बिकॉज प्लेयर्स तो खेल रहे हैं आपस में, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व फील करते हैं और वो हमेशा अपनी टीम को जीतता हुआ ही देखना चाहते हैं। जो भी अपनी नेशनल टीम होती है उसका फेवर करते हैं और उसको विनिंग ही देखना चाहते हैं। who work themselves up into furies over these absurd contests। और अगर उनकी टीम हार जाती है तो वो काफ़ी उससे ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और काफ़ी वायलेंट भी हो जाते हैं कई बार जो स्पेक्टेटर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेयर्स वायलेंट नहीं होते, यहाँ पे ज़्यादातर स्पेक्टेटर्स वायलेंट होते हैं, जिस वजह से कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस ख़राब होते हैं। दे टेंड टू बिलीव दैट rather seriously that running, jumping and kicking a ball are really true test of national virtue। वो हमेशा यही बिलीव करते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें रनिंग करी जा रही है, जंपिंग हो रही है या बॉल को किक करना जो भी है, ये सारे ही ट्रू टेस्ट है नेशनल वर्च्यू के, क्योंकि स्पेक्टेटर्स ऐसा मानते हैं जबकि ऐसा असल में नहीं होता। इवन अ लेजरली गेम लाइक टेस्ट क्रिकेट कैन कॉज इल विल। अब देखो यहाँ पे लेजरली गेम जैसे कि टेस्ट क्रिकेट है, अब वो सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेट है, कोई एक पॉपुलर मैच नहीं है, लेकिन इससे भी इल विल क्रिएट हो जाती है कई बार। जैसा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो 1922 में मैच हुआ था, यहाँ पे देखा गया था कि टेस्ट क्रिकेट में भी इल विल क्रिएट हुई थी। फुटबॉल इन विच एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन स्टाइल विच सीम्स अनफेयर टू फॉरनर्स इज़ मच वर्स। फुटबॉल की बात करें तो ये और ज़्यादा ख़राब कंडीशंस यहाँ पे ज़्यादा देखी हैं। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इज़ बॉक्सिंग। सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशंस बॉक्सिंग में क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में फिर वो मार भी देते हैं कई बार दूसरा जो उनका कॉम्पिटिटर होता है, और स्पेशली व्हेन वन बॉक्सर इज़ अ वाइट एंड द अदर इज़ अ ब्लैक। अगर एक वाइट और दूसरा ब्लैक है तो यहाँ पे रेसिज्म भी आ जाता है। ठीक है, तो रेसिज्म भी इसमें कई बार एंटर कर जाता है, तो ये भी काफ़ी एक ख़राब चीज़ है। ठीक है, एंड बॉक्सिंग के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, फिर से देखो स्पेक्टेटर्स क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मैच में और दो कंट्रीज़ के रिलेशंस को बिगाड़ने में। So the behavior of boxing spectators is so bad but strange though it may seem the behavior of women among them is worse। अब जॉर्ज ऑरवेल के अकॉर्डिंग वुमेन का जो बिहेवियर है वो इस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा वर्स होता है। एंड इन इंग्लैंड द ऑब्सेशन विद स्पोर्ट्स इज़ बैड। इंग्लैंड में भी स्पोर्ट्स के साथ जो ऑब्सेशन है वो काफ़ी ख़राब जो कंडीशंस हैं वो इस्टेब्लिश करता है। और जो यंग कंट्रीज़ हैं, यंग कंट्रीज़ का मतलब जो रिसेंटली आज़ाद हुई हैं, जो कभी ना कभी कॉलोनियल रूल में थी, इन विच नेशनलिज्म एंड स्पोर्ट्स आर अ रिसेंट फिनोमिना, स्पोर्ट्स अराउज फियर्सर पैशंस। तो स्पोर्ट्स से उनमें और ज़्यादा फियर्सर और तीव्र पैशंस इस्टेब्लिश होते हैं ख़राब, इन बोथ इंडिया एंड बर्मा, इंडिया और बर्मा के बीच में। फॉर एग्जाम्पल बर्मा मतलब जो आज का म्यांमार है, पहले बर्मा नाम था। सो इंडिया और म्यांमार के बीच में फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्ट्रॉन्ग कॉर्डन्स ऑफ पुलिस टू प्रिवेंट द क्राउड फ्रॉम एंटरिंग द ग्राउंड। अब इंडिया और म्यांमार के बीच में जब मैच होता था तो इसमें क्या ज़रूरी था कि पुलिस ना बैरिकेडिंग कर देती थी और दोनों कंट्रीज़ के जो क्राउड्स हैं, जो स्पेक्टेटर्स मैच देखने आए हैं, उनको अलग अलग बिठाया जाता था। और क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी स्पेक्टेटर्स के कारण। स्पेशली इन बर्मा द राइटर वंस सॉ हाउ द स्पेक्टेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस कॉर्डन एंड डिसेबल्ड द गोलकीपर ऑफ द राइवल टीम। अब इसमें क्या हुआ था कि गोलकीपर पे ही हमला कर दिया था, जो दूसरी टीम का गोलकीपर था, लोगों ने, और पुलिस के जो कॉर्डन मतलब जो बैरिकेडिंग्स करते हैं पुलिस, उन सबको भी उन्होंने तोड़ दिया था। द फर्स्ट फुटबॉल मैच प्लेड इन स्पेन लेड टू एन अनकंट्रोलेबल राइट्स। और जो फर्स्ट फुटबॉल मैच स्पेन में खेला गया था उसमें तो राइट्स, दंगे भी हो गए थे जो कि बहुत ही अनकंट्रोलेबल थे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन स्पोर्ट्स से क्रिएट होती हैं, जिसके कारण जो जॉर्ज ऑरवेल राइटर हैं वो इसको पसंद नहीं करते। बिकॉज जब नेशनल फीलिंग्स की बात होती है तो एज सून एज द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आर अराउज द रूल्स ऑफ फेयर प्ले आर फॉरगॉटन। तो जब भी नेशनल फीलिंग्स की बात होती है तो जो फेयर प्ले के रूल्स होते हैं वो सारे भुला दिए जाते हैं।
पीपल वॉन्ट टू सी देयर टीम ऑन द टॉप। हमेशा लोग अपनी जो नेशनल टीम है उसको टॉप पे देखना चाहते हैं, नो मैटर हाउ दे रीच टॉप। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टॉप पे कैसे आ रहे हैं। दे फॉरगेट दैट विक्ट्री बाई टीचिंग और इंटरवेंशन इज़ मीनिंगलेस, कि चीटिंग करके जो जीत वो पा रहे हैं वो मीनिंगलेस है, इस बात को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। इवन व्हेन स्पेक्टेटर्स डू नॉट इन्वेड द फील्ड दे चीयर देयर ओन प्लेयर्स एंड बू एंड जीयर द ओपोनेंट्स। अगर जो स्पेक्टेटर्स हैं वो फील्ड में इन्वेड नहीं भी करते, मतलब कुछ राइट्स या वायलेंस नहीं भी क्रिएट करते, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे बैठे बैठे जो अपने प्लेयर्स होते हैं अपनी टीम को तो वो चीयर करते हैं, लेकिन जो दूसरे की टीम है उसको बूज करते हैं, तो उनको वो थोड़ा लूज़र टाइप में साइंस क्रिएट करते हैं और चिल्लाते हैं उनके ऊपर, और अपनी जो टीम के प्लेयर्स हैं उनको हमेशा चीयर अप करते हैं। द सीरियस स्पोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले। तो जो स्पोर्ट्स हैं आजकल वो फेयर प्ले उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। और मॉडर्न स्पोर्ट इज़ अ वार माइनस शूटिंग। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं इसमें क्या है, राइटर इनको वॉर माइनस शूटिंग बोल रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉर माइनस शूटिंग, मतलब ऐसी वॉर जिसमें शूटिंग नहीं होती, सिर्फ बंदूकें नहीं चलती, बाकी सब तो यहाँ पे होता है। वायलेंस भी हो जाती है कई बार, ठीक है, और ऐसी वायलेंस होती है स्पोर्ट्स में कई बार जो अनकंट्रोलेबल होती है। एंड रिमेंबर कि इसको प्लेयर्स नहीं करते बल्कि स्पेक्टेटर्स ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इट इज़ वर्थवाइल टू इंक्वायर हाउ द मॉडर्न कल्ट ऑफ स्पोर्ट केम इन टू बींग, एंड इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द गेम्स प्लेड टुडे हैड देयर ओरिजिन इन एंशिएंट टाइप्स, बट स्पोर्ट्स डू नॉट सीम टू हैव बीन टेकन सीरियसली इन यूरोप अंटिल द 19th सेंचुरी। देखो ये बात तो सच है कि जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स हैं एंशिएंट टाइम से ही उनका ओरिजिन है, लेकिन स्पोर्ट्स को सीरियसली यूरोप में 19th सेंचुरी तक नहीं लिया गया था। 19th सेंचुरी के बाद तो इतना सीरियसली लिया स्पोर्ट्स को कि दंगे हो जाते हैं और जो दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो डॉक्टर आर्नल्ड हैं, डॉक्टर आर्नल्ड द फाउंडर ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम, इन्होंने पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया था एंड डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट। इन्होंने जो ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया था पब्लिक स्कूल्स का, उन्होंने इसमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। It is in the 20th century in England and America that games began to be funded heavily and began to attract large crowds, rousing savage passions. 20th century में क्या हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका में स्पेशली गेम्स को बहुत ज़्यादा फंड किया जाने लगा और इनसे काफ़ी ज़्यादा क्राउड्स भी अट्रैक्ट हुआ और काफ़ी सेवेज पैशन ये बन गया। सेवेज का मतलब होता है जंगली, जंगली टाइप का ये एक पैशन बन गया। द इन्फेक्शन देन स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इन्फेक्शन वो बता रहे हैं इसको कि इन्फेक्शन की तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैला। इट इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बॉक्सिंग एंड फुटबॉल विच हैव स्प्रेड एवरीवेयर एंड वेरी फास्ट। तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है बॉक्सिंग और फुटबॉल, ये तो बहुत ही जल्दी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए। इट इज़ ट्रू दैट the whole thing is bound up with nationalism, that is the modern habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of competitive prestige. अब देखो ये भी ट्रू है कि नेशनलिज्म के साथ इसको बाउंड किया जाता है मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न हैबिट है ये नेशनलिज्म के साथ स्पोर्ट्स को देखना एंड टू सी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेस्टीज। कॉम्पिटिटिव प्रेस्टीज के तौर पे वो इसको देखते हैं जहाँ पे कंपटीशन भी होता है और नेशनल प्रेस्टीज भी होती है। Secondly, organized games are more likely to be popular in urban areas where there are fewer outdoor activities. Secondly, वो ये भी मानते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड गेम्स होती हैं ये ज़्यादा पॉपुलर अर्बन एरियाज़ में होती हैं बिकॉज यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती हैं। अब देखो गांव में क्या है कि लोग बाहर खेलते भी हैं और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी मेहनत के द्वारा हो जाती है, जो वो हार्डवर्क करते हैं उसमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी हो जाती है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या है कि मेहनत का काम कम होता है और एक जगह बैठे रहने का, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या फिर बाहर गेम्स बहुत कम खेली जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एकेडमीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज्ड गेम्स को खेलते हैं, ऐसे बाहर अपनी गलियों में नहीं खेलते, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में अ यंग मैन वर्क्स ऑफ अ गुड डील ऑफ हिज एनर्जी बाय वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग ट्रीज एंड राइडिंग हॉर्सेस एक्सेट्रा। रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो अपनी जो एनर्जी है उसको वॉक करके, स्विमिंग करके, पेड़ों पे चढ़ के, हॉर्स को राइड करके इन सब में लगा देते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। द पॉइंट इज़ दैट गेम्स वर प्लेड इन रोम एंड बाइजेंटाइन एज दे आर प्लेड सीरियसली इन लंडन एंड न्यूयॉर्क। इन द मिडल एजेस गेम्स वर प्लेड विद इवन मोर ब्रूटैलिटी बट दे वर नेवर मिक्सड अप विद पॉलिटिक्स। अब देखो
कि ब्रुटैलिटी के साथ तो गेम्स खेली जाती नहीं हैं, लेकिन उनको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं किया गया था पुराने टाइम पे, मिडिल एजेस में। नॉट डिड दे कॉज ग्रुप हेट्रेड्स, उन्होंने ग्रुप हेट्रेड्स भी कभी कॉज नहीं की थी। सो इफ़ वन वांट्स टू क्रिएट अ वास्ट फंड ऑफ इल विल इन द वर्ल्ड, वन कुड डू सो बाय अ सीरीज ऑफ फुटबॉल मैचेस बिटवीन ज्यूज एंड अरब, Germans and Czechs, Indians and British, Russians and Poles, and let these matches to be watched by a mixed audience of 1 lakh people. इसमें राइटर क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को इलविल क्रिएट करनी है, वास्ट फंड ऑफ इलविल अगर क्रिएट करना है वर्ल्ड में, तो क्या करना चाहिए? ज्यूज़ और अरब्स के बीच में फुटबॉल मैच रख दो, जर्मन्स और चेक्स के बीच में, इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में, रशियंस और पोल्स के बीच में। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में अगर फुटबॉल की मैच की सीरीज़ चला दी, 1 लाख पीपल उसको देखेंगे, तो अपने आप ही वायलेंस क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस भी हो जाएंगी। इट इज़ नॉट दैट स्पोर्ट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल राइवलरी। ठीक है, अब इस लाइन में राइटर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है जो कि इंटरनेशनल राइवलरी क्रिएट कर रहा है। क्या है वो भी मैं बताती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्पोर्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कॉजेज दैट हैव प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म। स्पोर्ट क्या है? वो उस चीज़ का इफेक्ट है जो कि नेशनलिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे जब नेशनलिज्म की बात आती है, मैंने जैसे पहले भी बताया था, वो उससे राइवलरीज क्रिएट होती हैं बिकॉज स्पोर्ट्स को हम नेशनलिज्म के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम स्पोर्ट को एक गेम माने, उसको एंजॉय करें, खेलें, तो उससे कोई राइवलरी क्रिएट नहीं होती। लेकिन जब हम उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ देते हैं, देन इट क्रिएट द राइवलरीज। ठीक है, व्हाट इज़ बैड इन फैक्ट is to send a team of 11 men, label them as national champions to play against a rival team and then make winning an issue of national prestige. तो कोई भी स्पोर्ट है, वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई बैडमिंटन का मैच है या बैडमिंटन का स्पोर्ट है, सॉरी मैच नहीं। तो देखो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गया या एथलीट्स हो गए, तो ये जो है ये किसी भी देश के बीच में कोई राइवलरी का कारण नहीं है। राइवलरीज का कारण क्या है कि जब हम एक टीम 11 लोगों को लेबल कर देते हैं कि नेशनल चैम्पियंस हैं, दूसरी टीम के साथ खेल के आएंगे और जीतना ही उनका एक मेन मोटिव है, और जीतने को वो नेशनल प्रेस्टीज के साथ जोड़ देते हैं कि जीत के ही आना है। सो इट वुड बी बेटर टू नॉट टू सेंड एन ऑल इंग्लैंड टीम टू द सोवियत यूनियन। तो ये बेटर है कि इस तरह से एक ऑल इंडियन इंग्लैंड टीम जो है वो सोवियत यूनियन ना भेजी जाए, बिकॉज इससे राइवलरीज क्रिएट होती हैं। Let it be a second-rate team which is likely to be defeated and which cannot be called a British team. तो इसको ब्रिटिश टीम अगर ना कहा जाए, ऑल इंग्लैंड टीम ना कहा जाए, इसका कुछ और नाम हो, जस्ट खेलने गए हैं, तो इससे राइवलरीज क्रिएट नहीं होंगी। There are many causes of trouble between countries, so it is better if sports do not become a means of increasing them. राइटर एंड में ये कह रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल नाम याद रखना है आपने, कि हमारे पास ना देखो बहुत सारे कारण होते हैं दो देशों के बीच में लड़ाई के। अब स्पोर्ट्स को भी उसमें इंक्लूड कर दो और इन कारणों को बढ़ाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज या सजेशंस बता सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियोज़ का पता चल जाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।